नमस्कार। ओशर की इस व्याख्यान श्रृंखला में आपका आज फिर स्वागत है। और आज मैं एक बहुत ही चर्चित विषय चीन और भारत, उसके इतिहास को लेके आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी को कई तथ्य इतिहास के मालूम नहीं है, कई तथ्य छुपाए गए हैं जिनको कि आज समझना बहुत जरूरी है। अक्सर मुझसे लोग एक सवाल पूछते हैं कि आप तो नेहरू के पीछे पड़ गए हो। भाई, सवाल नेहरू के पीछे पड़ने का नहीं है। एक इतिहासकार का यह काम है कि वो पीछे जाए, देखे इतिहास के अंदर क्या हुआ, ताकि हम उसको दोबारा ना करें। और यही कारण है कि अगर नेहरू के गोवा ऑपरेशन की बात होती है तो मैं तारीफ करूंगा। अगर मान लीजिए इसरो बनाना हो, बार्क बनाना हो, भाखड़ा नेंगल बनाना हो, मैं तारीफ करूंगा नेहरू की। लेकिन कश्मीर, पाकिस्तान और चीन, ये एक ऐसी देन है हमको जो आज भी हमें निरंतर प्रताड़ित करती है, जिसका प्रभाव आज भी हमारे राष्ट्रवाद पर, हमारी आर्थिक स्थिति पर, हमारी भौगोलिक स्थिति पर, हमारे युवकों के भविष्य पे पड़ता है। और इसीलिए ये जानना जरूरी है कि उस समय क्या किया गया। इस वाले व्याख्यान में मैं आपको सिर्फ चर्चा आपसे करूंगा एक पत्र की, और वो पत्र 7 नवंबर 1950 के दिन सरदार पटेल ने नेहरू को लिखा था। और इस पत्र की महत्ता इसलिए है कि जो बातें सरदार पटेल ने उस पत्र में, ये समझिए कि आज से 72 साल पहले कहीं, जिन बातों की भविष्यवाणी की, वो एक एक करके चीन के साथ सामने आई। और जो कदम उन्होंने उस समय कहे थे कि उठाए जाएं कि हमको चीन से कोई खतरा ना हो, चीन हम पे कोई दबाव ना डाल पाए और चीन का मुंह तोड़ जवाब हम दे सके, उन खतरों के ऊपर सन 62 तक ध्यान नहीं दिया गया। मुझे तो लगता है कि पटेल साहब की ये चिट्ठी जो थी, पता नहीं उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया, जिसमें इतने महत्वपूर्ण विषय उठाए गए थे। और चिट्ठी कब लिखी? ये चिट्ठी पटेल जी ने तब लिखी जब वो बहुत बीमार थे। लगभग उनकी मृत्यु से 1 महीना पहले। और क्यों लिखी? क्योंकि अचानक नेहरू कैबिनेट के अंदर हमारे जो चीन में राजदूत थे, उनके द्वारा लिखी हुई कुछ रिपोर्ट ले आए। तो सरदार पटेल ने कहा कि 15 मिनट का समय इसके लिए बहुत कम है, मुझे इसे स्टडी करना होगा, इसका अध्ययन करना होगा, तब मैं अपने विचार आपको दूंगा। और उसके बाद उन्होंने अध्ययन करके उन विचारों को नेहरू के सामने रखा। सबसे पहली बात वो इस पत्र में कहते हैं कि जो हमारे राजदूत ने रिपोर्ट भेजी है कि चीन हमको ये आश्वासन दे रहा है, वो आश्वासन दे रहा है, मैं इस पे विश्वास बिल्कुल नहीं करता। क्योंकि चीन ये सब झूठी बातें फैला रहा है और इनमें से कोई भी बात चीन द्वारा कही गई ऐसी नहीं है
जिसको कि हम सच मान लें। चीन भारत से किसी भी मुद्दे को सुलझाना नहीं चाहता है, बल्कि उसकी नजरें भारत के ऊपर लगी हुई हैं। फिर वो लिखते हैं कि तिब्बत के लोगों ने हम में अपनी आस्था दिखाई, लेकिन हमने उस आस्था को पूरा नहीं किया। चीन ने तिब्बत कब्जा लिया और अब हमारी सीमाएं चीन के साथ हो गई और स्पष्ट है कि लगभग पिछले 50 साल से, ब्रिटिश इंडिया काल से जो समझौते तिब्बत के साथ भारत के चल रहे थे, चाहे वो व्यापार के थे, चाहे वो सुरक्षा के थे, चाहे वो सीमाओं के थे, चीन अब किसी भी उस समझौते को नहीं मानेगा। क्या एनालिसिस था सरदार पटेल का, जो आज भी सामने आता है। मतलब उस समय के तो छोड़िए, वो अभी भी जो समझौते करता है उनको पालन नहीं करता। कोई विश्वास ही नहीं कर सकता चीन पे। और हमारे साथ ही नहीं, दुनिया के सभी देशों के साथ जो है चीन की यही स्थिति है। और फिर पटेल लिखते हैं उस चिट्ठी में आगे कि रूस के अलावा एक हम ही है देश जो संयुक्त राष्ट्र में चीन की पैरवी कर रहे हैं कि इसको संयुक्त राष्ट्र में लिया जाए। और आगे चलकर तो नेहरू ने उनको संयुक्त राष्ट्र में वो सिक्योरिटी काउंसिल में भी लेने के लिए बात की, अपना हक छोड़ करके जो भारत को मिल सकता था। जबकि दो चीन थे उस समय मौजूद, ताइवान भी था और ये कम्युनिस्ट चीन भी था। लेकिन पटेल लिखते हैं कि इससे ज्यादा हम दोस्ती का सबूत चीन को क्या दे सकते हैं। लेकिन चीन तो दोस्त है ही नहीं। चीन तो कुछ और ही हमसे चाहता है और उसकी बाहरी मानसिकता कुछ और है, उसके दिल के अंदर कुछ और है भारत को लेकर के। इसके बाद वो लिखते हैं आगे कि तिब्बत ने हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं दी, लेकिन अब आप उन दिक्कतों के लिए तैयार रहिए जो चीन हमें इसके ऊपर देगा। इसी में लिखते हैं पटेल कि साम्यवाद जो है वो साम्यवाद नहीं है, वो खुद इंपीरियलिज्म है। और कितनी सही पटेल ने बात लिखी, क्योंकि आज चीन कहता तो अपने को साम्यवादी है और आज दुनिया का सबसे बड़ा महाजन है चीन, जो देशों को पैसा दे दे करके और फिर उनके कहीं बंदरगाह हड़पता है, कहीं और सामरिक स्थान हड़पता है, कहीं उनके स्रोत हड़पता है। क्या ये एक साम्यवादी सिद्धांत और साम्यवादी राष्ट्र का काम है? देशों को ब्लैकमेल करना, देशों को हड़पना। और कौन सा पड़ोसी चीन का ऐसा नहीं है जिसकी जमीन चीन ने नहीं हड़पी? अरे भाई, चीन क्या था? असली चीन तो वो था जो चीन की दीवारों के अंदर का चीन था। वो चीन की दीवार बनाई किस लिए गई थी? वो मिंग चिंग लोग उस समय पे, कि चीन की रक्षा कर सके हमलों से। और चीन की दीवार के बाहर का जितना भी चीन है, ये सारी जमीनें दूसरे पड़ोसी देशों से और सबसे चीन ने हड़प करके अपनी साम्राज्यवादी नीति को स्पष्ट कर दिया। और पटेल का यह मानना है इस समय कि हमारी जो सुरक्षा नीति है इस समय भारत की, वो केवल इस बात पे आधारित है कि हमको खतरा पाकिस्तान से, हमारी लड़ाई होगी तो पाकिस्तान से होगी। ये बात सही नहीं। आज
हमारे लिए एक दूसरा खतरा भी खड़ा हो गया है, चीन का। और हमको अपनी सुरक्षा नीति जो बनानी है वो इन दोनों खतरों को देखते हुए बनानी है, ना कि केवल पाकिस्तान को। कितना डीप एनालिसिस था सरदार पटेल का। हमारे जनरल साहब ने एक ने अभी कहा है पिछले साल कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो चीन है, पाकिस्तान नहीं है। हमारे सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, असली खतरा हमें चीन से है। और सरदार पटेल इसी बात को 1950 में कह रहे हैं। और एक बात और ध्यान रखिए जो बहुत जरूरी है यहां पे जाननी, क्योंकि अक्सर आप गांधीवाद की बातें सुनते हैं, गांधीवाद की बात सुनते हैं। कल भी एक मैं डिबेट में था और मैंने वहां पे एक राजनीतिक प्रवक्ता से पूछा कि आप चीन के साथ या पाकिस्तान के साथ गांधीवाद कब छोड़ेंगे? तो उसने कहा कि नहीं भाई, बालकोट गांधीवाद नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक गांधीवाद नहीं है। मैं मानता हूं नहीं है, लेकिन फिर मैंने एक उदाहरण दिया उसको कि गांधीवाद क्या है। कि अभी आपने देखा होगा कि अपना ये तवांग के क्षेत्र में ऊपर करीबन 400-500 चीनी घुसाए हमारे इलाके के अंदर। अब वो पेट्रोल करने तो आई नहीं थे। पेट्रोल तो कितने की होती है? 10 जनों की होती है। 30 जनों की ज्यादा एक प्लाटून हो जाएगी। वो तो इस इरादे से घुसे कि हमारी उसको जीत सके, हमारी पोस्ट को अपनी पोस्ट बना सके। और हमने उनका जवाब किससे, वो बोले, प्रवक्ता बोले कि देखिए हमने उनको लाठी मार के बाहर निकाल दिया। मगर यही तो गांधीवाद है। अगर चीन उस संधि को तोड़ रहा है जिस संधि के तहत ये भारत सरकार और उनमें समझौता हुआ था कि हम बॉर्डर के ऊपर शस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बंदूक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन उसी समझौते में यह भी तय हुआ था कि दूसरे के इलाके पे अतिक्रमण नहीं करेंगे। तो अगर चीन उस समझौते को तोड़ के अतिक्रमण करता है, गलवान में भी किया था, अभी मैं अगले लेक्चर में आऊंगा उसमें, तो जब चीन समझौता तोड़ सकता है तो हम समझौता क्यों नहीं तोड़ सकते? यहां मैं कहता हूं कि इस गांधीवाद को हमें तोड़ना होगा, जवाब देने में चीन को। क्योंकि गांधीवादी नीति चला करके, और आपको एक ये निर्णय लेना होगा। मैंने कल 3 सवाल उठाए डिबेट के अंदर। जब ये पार्लियामेंट के अंदर एक तमाशा बन गया है हर चीज का, ये बताओ, सरकार ये रखे, सरकार वो रखे। मैंने कहा, ये भी एक प्रवक्ता से राजनीतिक दल के, कि आप चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सब चीज आमने सामने होनी चाहिए पार्लियामेंट के। बड़ी अच्छी बात है, मैं सब समर्थन करता हूं, लेकिन जिस पार्टी में ही ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैं कहा, आप प्रवक्ता हैं उस पार्टी के, क्या आपको मालूम है कि आपकी पार्टी के लीडरों ने चीन के साथ जो समझौता कर रखा है उस समझौते में क्या है? नहीं, आपको भी नहीं मालूम, और आप पार्लियामेंट में ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। तो मैंने उस पर एक सवाल उठाया कि चिल्लाना बहुत आसान है पार्लियामेंट में, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, लेकिन क्या आप हमारी भारत की संसद से एक प्रस्ताव पास कर सकते हैं कि तिब्बत जो है एक राष्ट्र था जिसके ऊपर चीन ने अपना कब्जा कर लिया? तो तिब्बत को चीन मानने से क्या आप बना कर सकते हैं? क्या आप अपने नक्शों में यह कह सकते हैं कि यह चाइनीज ऑक्युपाइड तिब्बत है, ये चीन अधिकृत तिब्बत है, और हम तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए पूरा समर्थन देंगे? इस पे क्यों नहीं कोई बोलता? राजनीतिक हल्ला मचाना तो बहुत जरूरी है। हमारा पड़ोसी तो तिब्बत था भाई, देश था वो, दुनिया ने उसको देश माना हुआ था। तो ऐसा कदम क्यों नहीं भारत सरकार उठाती और पार्लियामेंट भारत की उठाती? मैं तो कहूंगा पूरी पार्लियामेंट, क्योंकि ये देश का मसला है, ये केवल सरकार का मसला नहीं है, एक राजनीतिक पार्टी का मसला नहीं है, ये देश का मसला है।
इसी के साथ साथ दूसरी बात मैंने ये कही कि आपको ये निर्णय लेना होगा कि भारत के लिए भारत की अखंडता, भौगोलिक अखंडता, वो मायने रखती है या चीन के साथ व्यापार मायने रखता है। ये व्यापार जो है ना, ये जड़ है देशों को गुलाम बनाने की। चाहे वो अंग्रेजों ने अफीम का व्यापार किया हो, चाहे नील का व्यापार किया हो, चाहे गुलामों का व्यापार किया हो, दासों का व्यापार किया हो, ये जड़ है देशों को गुलाम बनाने की। क्यों नहीं भारत की पार्लियामेंट ये निर्णय लेती कि हम व्यापार को बाद में लाएंगे, हमारी भौगोलिक अखंडता जो है वो सबसे ऊपर है। जब तक किया आपने, मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खा ली लेकिन अपनी स्वतंत्रता नहीं छोड़ी। उसके बाद इस चिट्ठी में सरदार पटेल ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ये जो इलाके हैं नॉर्थ ईस्ट के पूरे हमारे उस समय के, उनमें क्या स्थिति है। आप देखिए ना, चीन वहां पे और ये लोग लगातार वहां पे आम करके, वो अमेरिकी मिशनरी कह रहे थे नागाओं से कि तुम भारत की यूनियन में मत जाना। कितने समय तक मिजो, नागा, ये सब एक समस्या बनी रही, जो कि अब जाके जूझ करके हम निकल के इतने बड़े राष्ट्रवाद के रूप में इन क्षेत्रों में उभरे हैं। ये बात सरदार पटेल ने उस समय कही कि वहां की जनता का विश्वास जीतिए, वहां पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, वहां का डेवलपमेंट करिए, वहां पे सड़कें बनाइए, वहां पे अपने गुप्तचर विभाग को ज्यादा एक्टिव कीजिए, वहां पे अपनी सेना को ज्यादा पोस्ट करिए। लेकिन नेहरू जी ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। और एक आप देखिए जो बात करीबन 1969 से जाकर के सामने आई, नक्सलवाद जो चीन से पैदा हुआ और चीन जिसको लगातार हथियार भेजता रहा और आज भी जिसको समर्थन देता है, उस बारे में भी सरदार पटेल ने उस समय नक्सलवाद शब्द तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कहा कि ये चीन के साम्यवादी भारत के अंदर अराजकता फैलाने के लिए वहां से लगातार हथियार भेजेंगे और उनके जो एजेंट हैं यहां पे, उनको यहां पे ट्रेन करेंगे। ये तब कहा सरदार पटेल ने 1950 के अंदर। और इसके बाद सरदार पटेल ने 9 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे बताए इस चिट्ठी के अंदर कि जिन जिन पे हमें फौरन कार्य करना चाहिए। सबसे पहली बात उन्होंने कही कि हमें अपना जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है चीन के खिलाफ, उसको बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि चीन हमारे लिए एक खतरा है, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को भी खतरा है, तो मिलिट्री इंटेलिजेंस का काम ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, हमें इसी समय यह करना चाहिए कि हमारी सैन्य शक्ति कितनी है वहां पे, उसका अंकन करना चाहिए और अपनी सैन्य शक्ति को वहां पे उसी तरीके से बढ़ाया जाना चाहिए। और तीसरी बात वो कहते हैं कि अगर जरूरी है तो तुरंत वहां पे हमें आर्म्स की सप्लाई अपने लोगों की सेना की बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे कि हम वहां पे कमजोर ना रह जाएं, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में पर्टिकुलरली। उसके बाद कहते हैं कि ये जो यूएन के अंदर संयुक्त राष्ट्र में हम कश्मीर को पूरा समर्थन कर रहे हैं कि इसको यूएन में सदस्य बनाया जाए, इसका भी आप दोबारा अवलोकन करिए कि हमारे देश के हित में क्या जाता है। इसी के साथ साथ तो कहते हैं कि हमें जो अपने पड़ोसी हैं, चाहे वो नेपाल हो, सिक्किम हो, भूटान हो, उस समय तो सिक्किम भी स्वतंत्र था, भारत का हिस्सा नहीं था, इनके साथ हमें अपने संबंध जो हैं वो निरंतर बढ़ाए जाने चाहिए। उसके बाद में उन्होंने उस समय ये कहा कि बिहार, बंगाल और यूपी, इनके जो क्षेत्र चीन के साथ लगते हैं, वहां पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए अपनी सुरक्षा को लेकर के। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारी जो संचार व्यवस्था है, कम्युनिकेशन सिस्टम, उसको नॉर्थ ईस्ट के अंदर मजबूत किया जाए। मानिए 1950 में कह रहे हैं सरदार पटेल जी। और उसके बाद वो कहते हैं कि
हमारी जो ट्रेडिंग पोस्ट है वहाँ पे, वो हमारे जो मिशन है लासा के अंदर, उन सबका भविष्य इस समय खतरे में है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और अंततः वो कहते हैं कि जो मैकमोहन लाइन को लेकर के, जो लाइन तिब्बत और भारत का सीमाएं तय करती थी, उसको भी हमें बहुत ध्यान से और गौर से देखना चाहिए। और उसके बाद में वो उस पत्र का अंतर करते हैं। लगभग 7 पेज का ये पत्र है, जिसमें काफ़ी विस्तार से दी गई है चीज़। मैंने तो खैर पॉइंट्स आपको संक्षेप में बताए हैं। तो वो ये कहते हैं कि चीन से हमें सावधान रहना होगा। अब इस पत्र की इस महत्ता को इस बात के साथ मैं कह के ख़त्म करूँगा कि सरदार पटेल भी गांधीवादी थे, लेकिन परिस्थितिवश उन्होंने देश को ऊपर समझा, देश के स्वार्थों को ऊपर समझा, और इसलिए गांधीवाद को छोड़ करके उन्होंने अपनी सशक्त सेना के निर्माण की बात कही और देश को आगे करने की बात कही। तो साथियों, सबसे पहले मैं चाहूँगा नमन करना सरदार पटेल को कि जिन्होंने हमें चीन के बारे में उससे आगाह कर दिया था। और अगले व्याख्यान में लूँगा मैं कि क्या हमारे नेहरू साहब ने किया और सरदार पटेल की बात को कैसे एक तरफ रख दिया गया, और उसके फिर आगे क्या क्या घटनाक्रम हुआ और क्या क्या प्रभाव हमारे उसके ऊपर पड़े। इसकी चर्चा के लिए इंतज़ार करिए। चैनल पे हमारे बने रहिएगा। चैनल के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी मदद भी करें कि हम कुछ और नया करने के लिए हमको फंड्स वगैरह हों, जिससे हम आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।